प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करते हैं एंथोसिरोस की। एंथोसिरोस ब्रायोफाइट में एक अलग ही जो क्लास है उसके तहत आता है। और एंथोसिरोस को पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि इसकी जो ब्रायोफाइट्स में है इसकी क्या स्थिति है, इसको कहाँ रखा जाता है। चलिए आगे हम बात करते हैं इसके बारे में। एंथोसिरोटॉप्सिडा जो क्लास है ब्रायोफाइट्स का, इससे पहले हमने पढ़ा है हिपेटिकोप्सिडा, जिसमें आपके जो 3 मेंबर हैं, रिक्सिया है, मार्केंजिया है, पोरेला, ये हम पढ़ चुके हैं। और जो दूसरा क्लास है ब्रायोफाइट्स का एंथोसिरोटॉप्सिडा, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। एंथोसिरोटॉप्सिडा ब्रायोफाइटा जो डिवीजन है उसका सबसे छोटा पादप वर्ग है, और परंतु इस वर्ग के सदस्य को पहले लिवरवर्ट और जो हिपेटिकोप्सिडा है उनके साथ रखा गया था, लेकिन बाद में कुछ विशेष लक्षण की जब स्टडी हुई तो उसके बाद इस वर्ग को अलग ही रखा गया और एंथोसिरोटॉप्सिडा में इसको क्लासिफाई किया गया। इस वर्ग के जितने भी प्लांट हैं सबको कहते हैं हॉर्नवर्ट। हॉर्नवर्ट यानी हिंदी में लिखे तो इस तरह से आएगा ये हॉर्नवर्ट, यानी इस समूह के पौधों को हॉर्नवर्ट भी कहा जाता है, क्योंकि थैलस पर जो इसका स्पोरोगोनियम बनता है या स्पोरोफाइट बनता है वो बेलनाकार, लंबा एवं सींग के समान होता है, इसलिए कहते हैं इसको हॉर्नवर्ट। अगर हम इस क्लास की आवास एवं डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इस वर्ग में लगभग 6 वंश हैं और 300 जातियां हैं। अधिकांश जातियां सामान्य रूप से ट्रॉपिकल और वार्म टेम्परेट क्षेत्रों में पाई जाती हैं। इस वर्ग का सबसे सामान्य वंश है वो है एंथोसिरोस, जिसकी 200 से ज्यादा पाई जाती है। एंथोसिरोटॉप्सिडा क्लास है, इस वर्ग के अधिकांश जो सदस्य हैं वो छायादार स्थितियों पे पाए जाते हैं। अधिकांश जातियां नम में, चिकनी मिट्टी में, नम चट्टानों में, ढलानों में और घाटियों में पाई जाती है। कुछ जातियां सड़े गले काष्ठ, नदी, तालाबों के किनारे भी पाई जाती है। तो इस तरह से अब हम बात करते हैं, जो ये वर्ग है इसके अंदर एक गण है एंथोसिरोटेल्स को शामिल किया गया है। गण एंथोसिरोटेल्स में 4 वंश हैं, एंथोसिरोस, मेगासिरोस, डेंड्रोसिरोस और नोटोथाइलस को शामिल किया गया है। मुलर के अनुसार एंथोसिरोटेल्स को 2 कुलों में बांटा गया है, जो मैंने यहां पे मेंशन कर रखा है, फैमिली एंथोसिरोटेसी और फैमिली नोटोथाइलेसी। यानी एंथोसिरोटेसी में एंथोसिरोस और नोटोथाइलेसी में नोटोथाइलस एकल वंश को रखा गया है। तो अब हम बात करेंगे एंथोसिरोटेल्स की, यानी गण एंथोसिरोटेल्स में क्या क्या मुख्य लक्षण हैं। सबसे पहली बात, इसके जो प्लांट हैं वो डॉर्सीवेंट्रल होते हैं, चपटे होते हैं और थैलोइड होते हैं। मध्य शिरा यहाँ पे अस्पष्ट होती है, यानी अनुपस्थित होती है, जबकि मार्केंसिया, रिक्सिया वाले जो ग्रुप है उनमें मध्य शिरा स्पष्ट पाई जाती थी। इसके अलावा थैलस की वेंट्रल सरफेस पर केवल चिकनी बित्ती युक्त मूलाभास पाए जाते हैं यहाँ पर, लेकिन जो रिक्सिया, मार्केंसिया है वहां पे 2 प्रकार के राइजोइड्स पाए गए हैं। इसके अलावा स्केल यहाँ पे नहीं होते हैं, जबकि वहां पे पाए जाते हैं। थैलस की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो सारी सेम प्रकार की होती है, होमोजीनस, यानी ये बाद में अंतर आपको स्पष्ट नजर आएगा दोनों मेंबर पढ़ने के बाद में। थैलस की जो आंतरिक संरचना है वहां पे जो मेंबर थे रिक्सिया और मार्केंसिया, वहां पे तो जो ये संरचना है वो
दो भागों में विभक्त होती थी, लेकिन यहाँ पर सारी जो आंतरिक संरचना है वो सेम प्रकार की पाई जाती थी तथा प्रत्येक कोशिका में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। पायरनोइड वहाँ पे उपस्थित होता है। इसके अलावा बहुत सारे सिम्टम हैं जिनके बारे में यहाँ बात करना उचित नहीं है। एंथोसिरोटेल्स की दो फैमिलियाँ हैं, एंथोसिरेटेसी और नोटोथाइलेसी, जो मैंने आपको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और एंथोसिरोटेसी में हमारा मेंबर आता है एंथोसिरोस, मेगासिरोस, पियोसिरोस, इसके अलावा डेंड्रोसिरोस, और नोटोथाइलेसी में आता है नोटोथाइलस। तो ये तो हुआ इसकी स्थिति। अब ब्रायोफाइट में जो गण हैं एंथोसिरोटेल्स, उसकी क्या स्थिति है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। गेट एक ब्रायोलॉजिस्ट थे। इनके अनुसार ब्रायोफाइट जो ये क्लास है, इसमें विशिष्ट लक्षण के कारण इसको लिवरवर्ट और मॉस के समान एक अलग ही स्तर माना जाना चाहिए। और वो जो ये विचार है उसके आधार पे कुछ प्रमाण दिए हैं। जैसे गैमेटोफाइट की प्रत्येक कोशिका में एक क्लोरोप्लास्ट तथा स्पोरोफाइट की प्रत्येक कोशिका में 2 क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति पाई जाती है। पुंदानियों का परिवर्धन एंडोजिनस प्रकार का होता है और थैलस में अंतःस्थापित होती है स्त्रीदानियां। स्पोरोफाइट में सीटा के स्थान पर अंतर्वेशी विभजोतक उपस्थित पाए जाते हैं। कैप्सूल लंबा होता है, बेलनाकार होता है। इसके अलावा कैप्सूल भित्ति में रंध्र उपस्थित होते हैं। तो चलो आइए हम बात करते हैं एंथोसिरोस के बारे में। अभी तक हमने एंथोसिरोस की स्थिति क्या है उसके बारे में मैंने आपको बताया है। वीडियो में इतना बताना संभव नहीं है, तो जो मुख्य बातें मैंने आपको बताई है। अब हम बात करेंगे हमारे मुख्य मेंबर एंथोसिरोस के बारे में। भाग प्रथम मैंने इसको टाइटल दे रखा है यहाँ पे। इसमें हम बात करेंगे एंथोसिरोस का क्या क्लासिफिकेशन है, आवास एवं जातियों के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे क्लासिफिकेशन, हैबिटेट एंड स्पीसीज, थैलस की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड थैलस की इंटरनल स्ट्रक्चर, इसके अलावा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। ये हम 5 पॉइंट्स में यहाँ पे एंथोसिरोस की बात करेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसका क्लासिफिकेशन। जैसे कि अभी हमने पहले ही पढ़ा है, डिवीजन ब्रायोफाइटा। क्लास यहां पे चेंज हो गया है, क्लास एंथोसिरोटॉप्सिडा। मार्केंसिया में यहां पे हिपेटिकोप्सिडा था, यहां पे एंथोसिरोटॉप्सिडा स्पष्ट दिया हुआ है। देखो, ऑर्डर एंथोसिरोटेल्स और फैमिली, 2 फैमिलियां यहां पे, नोटोथाइलेसी और दूसरी है एंथोसिरोटेसी। फैमिली एंथोसिरोटेसी, जीनस एंथोसिरोस। और देखो डायग्राम में दिया हुआ है मैंने, ये एंथोसिरोस का स्पोरोफाइट है। दोनों सेम प्रकार के यहां पे पिक्चर है। एंथोसिरोस का स्पोरोफाइट यहां पे दिया हुआ इस तरह से, ये लंबे सींग के समान दिखाई देता है, इसलिए इसको कहते हैं हॉर्नवल्ट। सींग के समान दिखाई देता है, हॉर्न यानी सींग, तो हॉर्नवल्ट इनको हम कह सकते हैं। इन मेंबर को हॉर्नवल्ट भी कह सकते हैं। आगे हम देखें तो सबसे पहली बात एंथोसिरोस का आवास एवं जातियों के बारे में। विश्व के शीतोष्ण और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में एंथोसिरोस की जातियां पाई जाती हैं। भारत में मुख्य रूप से ये जातियां पर्वतीय क्षेत्रों में होती है। ये जातियां मुख्य रूप से नम स्थानों में, छायादार स्थानों में, कुछ जातियां सड़ी या पुराने काष्ठ में भी पाई जाती हैं। विश्व में लगभग एंथोसिरोस की 200 जातियां पाई जाती हैं। भारत में केवल इसकी 25 जातियां होती हैं। प्रमुख जातियों के नाम मैंने यहां पे मेंशन कर रखे हैं, जैसे एंथोसिरोस इरेक्टस, एंथोसिरोस क्रिस्पुलस, एंथोसिरोस जिम्युलोसस, एंथोसिरोस हिमालयंसिस, एंथोसिरोस गोलेनाई, एंथोसिरोस दीक्षिताई, एंथोसिरोस लॉन्गाई। राजस्थान की प्रमुख जातियों में एंथोसिरोस लेविस,
एंथोसिरोस इरेक्टस, एंथोसिरोस लॉन्गाई। कुछ जातियां एक वर्ष जातियां हैं, जैसे इरेक्टस है, और जो जाति बहुवर्षीय है वो है हिमालयंसिस। इसके अलावा इरेक्टस, हिमालयंसिस और चंबायंसिस जातियां 5000 से 8000 फीट ऊंचाई तक भी पाई जाती है। अगर इनको याद करना चाहें तो हमारे पास कोड वर्ड भी यहां लिख रखा है, देखो मैंने LPG, ECG, SDL, यानी लोंगाई। इसके अलावा दूसरा जो कोड वर्ड है यहाँ पे गोलेनाई, इरेक्टस, इसके अलावा क्रिस्पुलस। तो ये सारी कोड वर्ड मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, इस तरह से इनको भी आप याद कर सकते हैं। राजस्थान में आबू पर्वत पर 2 जातियां पाई जाती है, एंथोसिरोस इरेक्टस, ये जाति राजस्थान में पाई जाती है आबू पर्वत पर, और हिमालयंसिस ये भी अपने यहाँ राजस्थान में पाई जाती है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं एंथोसिरोस के मुख्य प्लांट बॉडी के बारे में, मुख्य पादप काय के बारे में, गैमेटोफाइट के बारे में, गैमेटोफिटिक फेज के बारे में। सबसे पहला है बाह्य संरचना, यानी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। तो सबसे पहली बात, गैमेटोफाइट होता है यहां पे श्यान, प्रोस्ट्रेट, गहरा हरा, पृष्ठाधर और उपवृत्ताकार प्रकार का होता है यहां पे, यानी डोर्सी वेंट्रल होता है, प्रोस्ट्रेट होता है, और थैलस में मध्य शिरा का अभाव होता है। इसमें 2 सरफेस है रिक्शा की तरह, डॉर्सल और वेंट्रल। तो जो वेंट्रल सरफेस है उसमें मध्य शिरा क्षेत्र में एक कोशिकीय चिकनी भित्ति वाले मूलाभास यहां पर पाए जाते हैं। ये देखिए यहां पे मार्क में पेन कर रहा हूं, यहां पे ये है एक कोशिकीय चिकनी भित्ति वाले मूलाभास, जबकि रिक्शा में यहां पे 2 प्रकार के मूलाभास पाए जाते हैं। इसके अलावा वो जो बात मैंने बता रहा हूं वो यहां पे मेंशन कर रखी है, गुलिकीय मूलाभास यानी ट्यूबरकुलेटेड मूलाभास व सल्कों या स्केल्स का यहां पूर्ण रूप से अभाव होता है, एब्सेंट। यानी जो ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स हैं और स्केल्स हैं यहां पर नहीं पाए जाते हैं। ये एक मेजर अंतर है। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि हिपेटिकोप्सिडा और एंथोसिरोटोप्सिडा के मध्य अंतर स्पष्ट करें तो ये एक अंतर यहां पे बनता है इस चीज के बारे में। इसके अलावा अव्यक्त सतह पर छोटे गोलाकार नील हरित क्षेत्रों की उपस्थिति होती है, ये दिखाई देते हैं अव्यक्त सतह पर, और इनके अंदर नॉस्टॉक नामक शैवाल की कॉलोनियां पाई जाती है, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ये इसकी देखो यहां पे 2 सरफेस है, जो यहां पे दिखाई दे रही है ये वाली, ये है वेंट्रल सरफेस, और इसके जो नीचे जहां पे राइजोइड निकलते हैं ये वाली, सॉरी गलत बोल गया मैं, यहां पे ये है डॉर्सल सरफेस, डॉर्सल, और यहां पे ये है वेंट्रल सरफेस, वेंट्रल व्यू। तो वेंट्रल व्यू से निकलते हैं राइजोइड्स और वहां से निकलते हैं स्केल, लेकिन यहां पे स्केल नहीं पाए जाते, और जबकि यहां पे डॉर्सल व्यू और यहां से निकलता है ये स्पोरोफाइट, इसलिए कहते हैं इनको हॉर्नवल्ट। प्राकृतिक फोटो आपने देख लिया, यहां पे ये निकल रहे हैं, यहां पे ये नेचुरल इस तरह से। तो इस तरह से ये हुई इसकी बाह्य संरचना। एंथोसिरोस समूह गुच्छों में उगता है, और एंथोसिरोस जो जाति है हेलाई वो लंबे पिच्छाकार प्रकार की होती है, और इसके अलावा एंथोसिरोस इरेक्टस मोटे व उदग्र वृंत के समान होते हैं। देखो मैंने यहां पे दे रखा है सब यहां पे फोटो में। और एंथोसिरोस हिमालयंसिस द्विपालित होते हैं, बायलोब्ड होते हैं, थैलस की अपाक सतह पर। एंथोसिरोस लेविस में चिकनी और फ्यूजिफार्मिस में रुक्ष
और क्रिस्पुलस में मखमली होती है। ये अपन डॉर्सल सरफेस की बात कर रहे हैं। चिकनी होती है, थोड़ी खुरदरी होती है और थोड़ी मखमली होती है। इस तरह की सरफेस भी गैमेटोफिटिक स्थिति में पाई जाती है। अब हम आगे बात करते हैं थैलस की आंतरिक संरचना के बारे में। थैलस का जब अनुप्रस्थ काटेंगे तो उसकी आंतरिक संरचना कुछ इस प्रकार की आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रही है। थैलस की जो संरचना है अत्यंत सरल प्रकार की होती है, जिसमें सबसे बड़ी बात यहाँ पर कोशिकीय विभेदन नहीं पाया जाता है। थैलस का कोशिकीय विभेदन नहीं पाया जाता है। संपूर्ण थैलस पैरेन्काइमा का बना होता है। थैलस में ऊपरी व निचली एपिडर्मिस की कोशिकाएं स्पर्श रेखीय रूप से लंबी होती हैं। थैलस मध्य भाग में थिक होता है यानी मोटा होता है, और जो थैलस की वेंट्रल सरफेस है यानी अभ्यक सतह है, उसमें अंतराकोशिकीय श्लेष्मिकीय कैविटीज या गुहिकाएं पाई जाती हैं, जो वेंट्रल सरफेस पर यानी अभ्यक सतह पर रंध्रों से खुलती है। देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये म्यूसिलेस कैविटीज पाई गई हैं थैलस की संरचना में, और ये खुल रही है वेंट्रल सरफेस पे। ये देखिए यहाँ पे इन गुहिकाओं में पाए जाते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल, नॉस्टोकोलोनिया। यह शैवाल थैलस में अंतराल परजीवी के रूप में रहते हैं। अंतराल परजीवी के रूप में रहते हैं। और आगे देखें तो प्रत्येक कोशिका में बड़े आकार का क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। आप एक कोशिका को ध्यान से देखिए तो प्रत्येक कोशिका में एक बड़ा आपको क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे दिखाया देगा। ये देखिए यहाँ पे ये सेल और एक बड़े आकार का यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा इस तरह से। और क्लोरोप्लास्ट में पायरिनोइड की उपस्थिति भी यहाँ पर होती है। जो काला काला जो दिख रहा है बिंदु यहाँ पर, यह है पायरिनोइड की उपस्थिति यहाँ पर पाई जाती है। तो इस तरह से ये थैलस की आंतरिक संरचना है तो मैंने आपको बताई है। इस जाति की कुछ ऐसी, इस वंश की कुछ जातियां ऐसी है जिसमें श्लेष्मिक गुहाएं एब्सेंट होती हैं, जैसे एंथोसिरोस लिविस और हिमालयनसिस। इनमें श्लेष्मिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो इस तरह से थैलस की जो आंतरिक संरचना है ये पूर्ण होती है। अब हम बात करते हैं अब इसके बारे में हम आगे के वीडियो में बात करेंगे। तो आपको यही पढ़ना है कि थैलस की बाह्य संरचना और आंतरिक संरचना के बारे में आपको पढ़ना है। सभी का धन्यवाद।